हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड क्रैक कॉल एग्जाम्स में आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, सीटेट जुलाई 2024 को टारगेट करते हुए हमारी क्लासेस कंटिन्यू हैं, जिसमें प्रॉपर तरीके से ऑफिशियल एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं क्लास 6, 7, 8, ठीक है, इसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी तीनों सब्जेक्ट को हम लोग कवर कर रहे हैं, जिसमें जो क्लास 6 की ज्योग्राफी है, भूगोल है, उसका आज ये लास्ट चैप्टर है। इसके बाद क्लास 6 की ज्योग्राफी यानी भूगोल खत्म हो जाएगा। इसके बाद फिर हम क्लास 7 की ज्योग्राफी पढ़ेंगे, क्लास 8 की ज्योग्राफी पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें दी हैं, बहुत महत्वपूर्ण, पूरा का पूरा एग्जाम पेपर यहीं से आता है, एनसीईआरटी से ही पूछता है। और सीटेट ने अपने ऑफिशियल बुलेटिन पे कहा भी है कि आप एनसीईआरटी पढ़िए, हम एनसीईआरटी से ही पूछते हैं, हम एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाते, आप एनसीईआरटी से बाहर मत पढ़िए। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें और जो जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, जैसे बन सकता है, उसको हाईलाइट किया गया है, ठीक है। और आप सबसे पहले तो कॉपी और पेन जरूर निकाल लीजिए, क्योंकि अगर आपने ये क्लास मिस कर दी, इसका मतलब फिर आपने बहुत कुछ मिस कर दिया, बहुत कुछ छोड़ दिया। आज हम अपने देश भारत के बारे में समझने वाले हैं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों तक कॉलेज ग्रुप में जहाँ जाओ उसके शेयर कीजिए, ताकि स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके और वो सही डायरेक्शन को पकड़ सकें, एग्जाम को क्वालिफाई कर सकें। आपको पता ही है कि यूपी उत्तर प्रदेश में जो अभी परीक्षा होने को है, उसकी नई नियमावली जारी कर दी गई है, जिसमें आप लोग फॉर्म डाल करके यदि आप सीटेट निकाल लेते हैं, क्वालिफाई कर लेते हैं, तो फिर आगे आप सुपर टेट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सीटेट निकालना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आइए शुरू करते हैं। हमारा देश भारत, ओके, हमारा देश क्या है? भारत है। हम सभी भारतीय हैं। भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है, जिसका अगर हम भौगोलिक स्तर की बात करें तो बहुत बड़ा विस्तार है, बहुत बड़ा क्षेत्र है। उत्तर में ये हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा है, यानी कि हमारे भारत में उत्तर में क्या है? हिमालय है, ठीक है। हिमालय के ऊंचे ऊंचे शिखर हैं, ओके। सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है प्यारे दोस्तों? सबसे ऊंचा शिखर जो है वह माउंट एवरेस्ट है। पश्चिम में अरब सागर है। उत्तर में जो है हिमालय के ऊंचे शिखर हैं, और पश्चिम में अरब सागर है। पूरब में बंगाल की खाड़ी है। हमारे भारत के पश्चिम में अरब सागर है और पूरब में बंगाल की खाड़ी है। दक्षिण में क्या है? हिंद महासागर। हिंद महासागर भारत के किस डायरेक्शन में है, किस दिशा में है? दक्षिण में है। भारत प्रायद्वीप के तटों पर लहराते हैं। भारतीय जो है वो प्रायद्वीप के तटों पर लहराते हैं। प्रायद्वीप क्या होता है सर? प्रायद्वीप स्थल का वो भाग है जो 3 तरफ से जल से घिरा होता है। चलिए आगे समझते हैं पॉइंट को। और बहुत इंपॉर्टेंट क्लास, बहुत अहम क्लास, किसी भी तरीके से इस क्लास को आप मिस ना करें, ऐसा हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। सर नोट कीजिए, तुरंत नोट कीजिए, भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। जो आप आगे एग्जाम देने वाले हैं, टीचिंग एग्जाम देने वाले हैं, सब कुछ यहीं से पूछा जाएगा, सब कुछ यहीं से आएगा, इसलिए बहुत ध्यान से पढ़िए। उत्तर में लद्दाख से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार लगभग में 3200 किलोमीटर है। नोट कीजिए, उत्तर में लद्दाख से लेकर के दक्षिण में कन्याकुमारी तक जो है भारत का विस्तार कितना है? लगभग 3200 किलोमीटर है। पूरब में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक जो इसका विस्तार है वो लगभग 2900 किलोमीटर है। अरुणाचल प्रदेश किधर है? अरुणाचल प्रदेश उत्तर साइड में है, उत्तर दिशा में है, ठीक है। यहाँ से लेकर के पश्चिम में जो कच्छ है वहाँ तक के विस्तार की अगर बात की जाए 2900 किलोमीटर इसका क्षेत्र है। ऊंचे ऊंचे पर्वत, भारतीय महामरुस्थल, उत्तरी मैदान, असमान पठारी सतह, तटीय भाग एवं द्वीप समूह स्थल रूपों की विभिन्नता को दर्शाते हैं। यहाँ जलवायु, वनस्पति, वन्य जीवों के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति में भी बहुत भिन्नता है। भिन्नता में भी हम एकता को पाते हैं। अच्छा, जो है विभिन्नता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये स्टेटमेंट किसका है? भिन्नता में एकता ये जो स्टेटमेंट है, ऐसा किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमारा भारत जो है यहाँ अनेकता में एकता है, यानी कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हम लोग जो है कई क्षेत्र भाषा में डिफरेंट हैं, भाषा, संस्कृति, धर्म, जाति, हर तरीके से हम लोग बहुत भिन्नता है, उसके बावजूद भी हम सब एक हैं, ठीक है। और
हर कुछ दूरी पे हमें भाषा चेंज मिल जाती है, संस्कृति सभ्यता में अंतर देखने को मिल जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी हम सब भारतीय एक हैं, जो हमारी परंपराओं में दिखती है। यही कारण है कि हम एक राष्ट्र में बंधे हुए हैं, यानी कि हम सब भारतीय हैं। वर्ष 2011 से अब तक भारत की आबादी 120 करोड़ से अधिक हो चुकी है। इस लाइन को आप ऐसे लिखिए, इसको लिखिए। अगर 2021 के अकॉर्डिंग पूछेगा भी, इतना पुराना तो पूछेगा नहीं। 2021 की अगर हम बात करें, 2021 के अनुसार भारत की जो जनसंख्या है वो 140.76 करोड़ है। कितनी है? 140.76 करोड़ है, इसको नोट कर लीजिए। 2021 के अनुसार भारत की जनसंख्या 140.76 करोड़ है, 140 करोड़ 76 लाख। वहीं पर अब जैसे जो भारत है ये चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, तो फिर चीन फर्स्ट नंबर पे है। चीन की जनसंख्या कितनी है? 2021 के अनुसार चीन की जनसंख्या 141.24 करोड़ है। 141 किसकी है? ये चीन की है 2021 के अनुसार। नोट कीजिए, 141 करोड़ है चीन की, एक नंबर पे आता है। 140 हमारे भारत की है, ये 2 नंबर पे आता है। चलिए, चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश हमारा भारत है। अब इसकी स्थिति की बात कर लेते हैं। अच्छा, एक पॉइंट यहाँ पे लिखा है कि बड़े देश जिनका विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर बहुत अधिक होता है, वहाँ पूरे देश का मानक समय एक जैसा नहीं होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 एवं कनाडा में 6 मानक समय हैं। ध्यान दीजिए, संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है मानक समय कितने हैं? 7। कनाडा में कितने हैं? 6 हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, पॉइंट पे आते हैं। और बहुत बेहतरीन पॉइंट, बहुत बेहतरीन क्लास आपके लिए। स्थिति की बात कर लेते हैं। किसकी बात करेंगे सर? स्थिति की बात करेंगे। देखिएगा, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ? भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। सबसे बड़ी बात, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। कर्क रेखा, अच्छा ये उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, उष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध, ये सब हम पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं। कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर दक्षिण देश के लगभग मध्य भाग से होकर के गुजरती है। जो कर्क रेखा है वो हमारे देश के लगभग जो है बीच से ही होकर के गुजर रही है। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांशों के बीच में है। पश्चिम से लेकर के पूरब तक का जो विस्तार है वो 68 डिग्री 7 मिनट पूरब और 97 डिग्री 25 मिनट पूरब देशांतरों के बीच में है। इन पॉइंट को जैसे ही लिखें एज इट इज़ लिख करके इनको आप समझ लीजिए, याद कर लीजिए। अगर हम विश्व को पूर्वी एवं पश्चिमी गोलार्धों में बांटते हैं, किसको? पूरे वर्ल्ड को, पूरे संसार को, तो भारत की स्थिति किस गोलार्ध में होगी? बहुत बड़े देशांतरीय विस्तार लगभग 29 डिग्री के कारण यहाँ के 2 छोर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में बहुत अधिक अंतर हो सकता है। इस तरह की दूरी पर स्थित 2 स्थानों के बीच के समय का अंतर जो है वो लगभग कितना हो जाएगा? वो लगभग जो है 2 घंटे हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 घंटे हो जाएगा। ठीक है, क्या लिखा है? जैसा कि आपने पहले ही पढ़ा है कि प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर होता है। यानी कि 1 डिग्री, अगर 1 डिग्री का अंतर आया है तो वहाँ पे 4 मिनट का अंतर आएगा। कितना? 4 मिनट का अंतर आएगा। पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व के अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग 2 घंटे पहले होता है। गुजरात किस डायरेक्शन में है? गुजरात पश्चिम में है और अरुणाचल प्रदेश पूर्व में है। तो अरुणाचल प्रदेश पूर्व में है, सन भी राइज होता है ये पूर्व में ही, तो यहाँ पे जो सूर्य उदय होता है सुबह वो लगभग 2 घंटे पहले होता है और गुजरात में 2 घंटे बाद में दिखाई देता है। तो यहाँ पे 2 घंटे का अंतर हो गया। ओके, चलिए अब भारत के पड़ोसी देश की बात कर लेते हैं। 7 देशों की स्थलीय सीमाएं हमारे भारत से जुड़ी हुई हैं। 7 देशों की स्थलीय सीमाएं यानी कि जमीन आपस में जुड़ी हुई है। ये है भारत और उसके पड़ोसी देश। ये हमारा भारत है। ये जितना भी आप ये जो देख रहे हैं, ये जो कलर है ये पूरे भारत का कलर है। ठीक है, ये भारत है। अब ये भारत कैसे जुड़ा है? देखिए, ये तो भारत हो गया, इधर नेपाल से जुड़ा है, इधर पाकिस्तान से जुड़ा है और ये यहाँ से लेकर के यहाँ अफगानिस्तान से जुड़ा है, इधर
तिब्बत है, चीन है, ओके, यहाँ से ये भूटान से जुड़ रहा है, यहाँ बांग्लादेश से जुड़ा है, यहाँ भूटान के किनारे होकर के इधर म्यांमार से जुड़ा है, ओके। तो इन सब देशों से, ये सब हमारे भारत के पड़ोसी देश हैं, ओके। और इधर अगर बात करें तो इधर बंगाल की खाड़ी है, इधर लक्षद्वीप है, इधर अरब सागर है, मालदीव है, और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये इधर है। तो यहाँ से अगर आप बात करें, अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये श्रीलंका है। भारत और श्रीलंका के बीच जो जल संधि है उसका नाम क्या है, ये जल संधि है, इसको पाक जल संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, पाक जल संधि। पीछे क्वेश्चन आया भी था, हमने पहले भी समझाया आपको, ओके। ये बात हो गई, हमारे भारत के पड़ोसी देशों की बात हो गई। आगे बढ़ते हैं, चलो ये भारत का राजनीतिक मानचित्र है, देखिएगा। दक्षिण में समुद्र में स्थित दो द्वीप श्रीलंका और मालदीव हमारे पड़ोसी हैं। श्रीलंका और मालदीव कौन है, हमारे पड़ोसी हैं। पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है, यानी कि भारत को श्रीलंका से अलग करती है। भाई वहाँ पे जल की संधि है तो वो जोड़ती भी, अलग भी करती है। राजनीतिक और प्रशासनिक विभाजन की अगर बात करें तो भारत एक विशाल देश है। प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए देश को 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में डिवाइड किया गया है। कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ओके। यहाँ पे इस पिक्चर के माध्यम से, इस मैप के माध्यम से हम चीज़ों को समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उन पर ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपको मैप नहीं देगा कि इसमें ढूंढ के बताइए, चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। भारत की राजधानी दिल्ली है, आप सभी को पता है। राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषाओं के आधार पर हुआ है। राज्यों का निर्माण मुख्य रूप से किसके आधार पर हुआ है, तो ये भाषाओं के आधार पर हुआ है। भौतिक विभाजन की अगर यहाँ पे बात की जाए तो देखिए, भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियाँ विभिन्न प्रकार की हैं। जो भौतिक आकृतियाँ हैं वो अलग अलग प्रकार की हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, तट और द्वीप समूह। भाई ये जो भौतिक आकृतियाँ हैं, कहीं पे पर्वत हैं, कहीं पठार हैं, कहीं बड़े बड़े मैदान हैं, कहीं तट हैं, कहीं द्वीप समूह है। ये क्या है, ये भौतिक आकृतियाँ हैं हमारे भारत की। उत्तर में बर्फ़ से ढका हिमालय संतरी का काम कर रहा है। हिमालय, हिम प्लस आलय का मतलब होता है बर्फ़ का घर, क्योंकि हिम का अर्थ होता है बर्फ़, आलय का मतलब होता है घर, तो ये हो गया बर्फ़ का घर है हिमालय। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। कितने, जो हिमालय पर्वत है इसको 3 मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है, जिसमें सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को वृहत हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, हिमालय पर्वत की जो सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला है उसको क्या नाम दिया गया है, उसको नाम दिया गया है वृहत हिमालय या हिमाद्री नाम दिया गया है। नोट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइनें हैं, एक एक लाइन 1,000 रुपए की है यहाँ पे। तो सबसे उत्तर में क्या स्थित है, सबसे उत्तर में बृहत हिमालय या हिमाद्री स्थित है। इस श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची शिखर है, विश्व की सबसे ऊंची शिखर माउंट एवरेस्ट, ओके। मध्य हिमालय या हिमाचल हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। हिमाद्री के दक्षिण में क्या स्थित है, हिमाद्री के दक्षिण, हिमाद्री या फिर बृहत हिमालय के दक्षिण में मध्य हिमालय या फिर हिमाचल स्थित है। बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी स्थान यहीं पर स्थित हैं। 5 पहाड़ी स्थानों के नाम का पता लगा लेंगे हम बाद में। शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित है। देखिए, जो ये मध्य हिमालय या हिमाचल है, दक्षिण में ये भी है, लेकिन जो शिवालिक है ये सबसे दक्षिण में है, बिल्कुल लास्ट में, ओके। आगे बढ़ते हैं। हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। भारत का उत्तरी मैदान किस डायरेक्शन में कहाँ है, तो ये हिमालय के किस डायरेक्शन में, हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। ध्यान दीजिए, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। ये मैदान समतल और सपाट हैं। मैदान कैसे हैं, एकदम कतई समतल हैं, सपाट हैं। ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। सर ये जलोढ़ निक्षेप क्या होते हैं, थोड़ा सा समझा दीजिए। देखिए यहाँ पे समझाते हैं जलोढ़ निक्षेप क्या होते हैं। ये नदियों के द्वारा लाई गई बहुत महीन मिट्टी होती है जो नदी बेसिन में निक्षेपित करती जाती है। नदियों के द्वारा लाई गई बहुत महीन
मिट्टी होती है जिसे जलोढ़ निक्षेप कहा गया है। सहायक नदी की अगर बात करें तो एक नदी या सरिता जो कि मुख्य नदी में किसी भी तरफ से आकर के मिल जाती है। एक नदी या कोई नदी जो है जो कहीं से भी किधर से भी आकर के और मुख्य नदी में अगर वो मिल जा रही है, उसको वो अपने आप को उसमें विसर्जित कर रही है, तो ये उसकी सहायक नदी कहलाती है। इतनी बात क्लियर हो गई? वेरी गुड। हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम क्या समझने चले गए थे? हम जलोढ़ निक्षेप समझने चले गए थे। नदियों के ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं। नदियों के जो मैदान होते हैं ये खेती करने के लिए जो है ज़मीन को एकदम कतई नया बना देते हैं, बहुत ही उपजाऊ बना देते हैं। यही कारण है कि इन मैदानों में जनसंख्या भी अधिक है, क्योंकि यहाँ पे पैदावार अच्छी है। भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय मरुस्थल स्थित है। ठीक है, भारतीय मरुस्थल भारत के किस भाग में स्थित है? तो भारतीय महामरुस्थल जो है वो पश्चिमी भाग में स्थित है। यह शुष्क, गर्म और रेतीला स्थान है। भारतीय महामरुस्थल कैसा स्थान है? सूखा है, गर्म है, एकदम रेतीला, रेत बहुत है यहाँ। यहाँ वनस्पति की मात्रा बहुत कम है क्योंकि बारिश है नहीं, पानी है नहीं। उत्तरी मैदानों के दक्षिण में प्राय द्वीपीय पठार स्थित है। प्रायद्वीपीय पठार कहाँ स्थित है? प्रायद्वीपीय पठार जो है ये उत्तरी मैदानों के दक्षिण में स्थित है। ओके, इसकी जो आकृति है प्यारे दोस्तों वो त्रिभुज के आकार की है। जो प्रायद्वीपीय पठार है इसकी आकृति कैसी है? त्रिभुज के आकार की है। ठीक है, त्रिभुज कैसे बनता है? ऐसे बनता है। इसका जो धरातल है काफ़ी ऊंचा नीचा है। धरातल कैसा है? प्रायद्वीपीय पठार का जो धरातल है काफ़ी ऊंचा नीचा है। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं और घाटियां भी स्थित हैं। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है। हमारे ये जो प्रायद्वीपीय पठार है इसके उत्तर और पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है। अरावली पहाड़ियाँ जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। अगर आपसे पूछ ले विश्व की पुरानी श्रृंखला, अरावली श्रृंखला। विंध्य एवं सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं। इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा एवं तापी नदियां बहती हैं। नर्मदा एवं तापी नदियां किन श्रृंखलाओं से होकर के बहती हैं? तो ये विंध्य एवं सतपुड़ा श्रृंखलाओं से होकर के बहती हैं नर्मदा और तापी नदियां। ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं, नर्मदा एवं तापी। ध्यान दीजिए, मोस्टली नदियां किस डायरेक्शन में बहती हैं? पश्चिम से पूरब की ओर। लेकिन नर्मदा और तापी ये ऐसी नदियां हैं जो पश्चिम की तरफ बहती हैं और अरब सागर में गिरती हैं। नर्मदा और तापी नदियां कहाँ गिरती हैं? ये अरब सागर में गिरती हैं। इतनी बात क्लियर हो गई? अच्छा, यहाँ पे आगे हम बढ़ते हैं। नहीं, ठीक है, चलिए पहले यहाँ पे थोड़ा क्लियर कर ले, फिर आगे समझते हैं थोड़ा। देखिए, तो ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियाँ हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट या सह्याद्री और पूरब में पूर्वी घाट स्थित है। पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान रूप में है, जबकि पूर्वी घाट जो है बीच बीच में टूटा हुआ है और असमान है, यानी कि समान नहीं है। इन पठारों में खनिजों जैसे कोयला और लौह अयस्क जो है बहुत अधिक पाया जाता है, इनकी प्रचुरता है। आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी घाट के पश्चिम में, पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित हैं। ध्यान दीजिए, पश्चिमी घाट के पश्चिम में, पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित हैं। पश्चिम तटीय मैदान काफ़ी संकरे हैं। पूर्वी तटीय मैदान जो हैं, पूर्वी तटीय मैदान कैसे हैं? एक सेकंड प्लीज़, आगे बढ़ते हैं। पूर्वी तटीय मैदान जो है वो अपेक्षाकृत थोड़ा चौड़े हैं। वहाँ पूरब की ओर बहने वाली कई नदियाँ हैं। महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ठीक है, ये नदियाँ कहाँ गिरती हैं? तो ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। या और भी क्वेश्चन घुमा के पूछ लेगा, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप उसको आंसर दे देंगे। बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं ये नदियाँ अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं। बंगाल की खाड़ी में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदरबन डेल्टा भी स्थित है। किन नदियों के मुहाने पर सुंदरबन डेल्टा स्थित है? तो ये जो है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदरबन डेल्टा स्थित है। इतनी बात क्लियर हो जाने के बाद हम थोड़ा सा बैक चलते हैं और यहाँ पे चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है, क्या आप जानते हैं गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियाँ विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं, जिसे सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है। नोट कर लीजिए इस लाइन को, यहाँ से लेकर के आप यहाँ तक, ठीक है। गंगा और ब्रह्मपुत्र ही नदियाँ ऐसी हैं जो विश्व के, पूरे संसार के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं। उसे नाम क्या दिया गया? सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है। इस डेल्टा की आकृति कैसी है सर?
आकृति इसकी त्रिभुजाकार की है। डेल्टा स्थल का वो भाग होता है, डेल्टा वो पार्ट होता है जो नदी के मुहाने पर बनता है, जहाँ नदियाँ समुद्र में प्रवेश करती हैं, उस जगह को नदी का मुहाना कहा जाता है। आई बात समझ में? जहाँ नदियाँ समुद्र में प्रवेश करती हैं उस जगह को नदी का मुहाना कहा जाता है। और जो सुंदरबन डेल्टा है यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, जिसको बनाती हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कहता है प्रवाल छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल हैं जिसे पॉलिप कहा जाता है। प्रवाल क्या है? प्रवाल जो है ये छोटे समुद्री जंतु, जो छोटे छोटे समुद्र के जंतु होते हैं उनका जो कंकाल होता है उसे प्रवाल नाम दिया गया है। इसे पॉलिप भी कहा जाता है। जब जीवित पॉलिप मरते हैं तब उनका कंकाल बच जाता है। ठीक है, जिसे पॉलिप कहा जाता है। और इनका जो कंकाल होता है, जब जीवित पॉलिप मरते हैं उनका कंकाल बच जाता है। अन्य पॉलिप की वृद्धि इन ठोस कंकालों के ऊपर ही होती है, जो बढ़ते बढ़ते काफ़ी ऊंचे हो जाते हैं और इस प्रकार प्रवाल द्वीपों का निर्माण कर देते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे अभी इसको देखेंगे नेक्स्ट आगे पिक्चर में। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ चित्र 6.4 प्रवाल द्वीपों को दिखाता है। अब ये क्या है? ये देखिए, ये प्रवाल द्वीप हैं, इनको कहा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया था यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ से, बस इसके बाद क्लास हमारी एंड हो जाएगी। भारत में क्लास कैसी रही है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी में, तो एक भी क्लास आप मिस करेंगे बहुत कुछ आप खो देंगे। भारत में 2 द्वीप समूह भी हैं। लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप जो लक्षद्वीप है ये तो अभी इतना फेमस हो गया कि इसने दूसरा द्वीप ही डुबो दिया था, है ना। मोदी जी जहाँ अपनी कुर्सी डाल के बैठ गए थे उसके कारण मालदीव डूब गया था, तो वो तो आप सबको पता है। तो लक्षद्वीप द्वीप समूह जो है वो अरब सागर में स्थित है। ये केरल के तट से कुछ दूर स्थित प्रवाल द्वीप है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भारत से दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। नोट कीजिए सर, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो ये भारत से दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। क्या आप जानते हैं कि कौन सा द्वीप समूह वर्ष 2004 में सुनामी से प्रभावित हुआ था? अगर आप जानते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। समाचार पत्रों और लोगों से बातचीत करके इसका हल निकलेगा। सुनामी एक विशाल सागरीय तरंग होती है। सुनामी क्या होती है? सुनामी जो है एक विशाल सागर की तरंग होती है जो समुद्र तल पर भूकंप के कारण उत्पन्न होती है। सुनामी उत्पन्न होने का कारण क्या है? समुद्र तल पर जब भूकंप आता है उसके कारण सुनामी उत्पन्न होती है। इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक है, आगे अभ्यास प्रश्न है हमारे। इस तरीके से चैप्टर हमारा कवर हो गया। अब जो नेक्स्ट क्लास रहेगी ज्योग्राफी की, उसमें हम क्लास 7 की ज्योग्राफी पढ़ेंगे और चैप्टर 1 से उसको हम शुरू करेंगे। ये जितने भी इसमें हाईलाइटेड हैं इनको आप तुरंत नोट्स बनाएंगे और लिखेंगे, याद करेंगे, पढ़ेंगे और रिवीजन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो हमारी जो क्लासेस हैं अपने दोस्तों तक कॉलेज ग्रुप में जहाँ हो सके शेयर कीजिए, बताइए कि एनसीईआरटी की ऑफिशियल एनसीईआरटी से हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, और आपकी जो उत्तर प्रदेश की नई नियमावली भर्ती भी आ गई है तो आप उसकी तैयारी कीजिए। ये सब चीज़ें यहीं से पूछी जाएंगी। जड़ सबका यही है, मूल यही है, बाकी भटकते आप चाहे जा रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। क्लास कैसे रही कमेंट करके आप जरूर बताइएगा।